देखो अब चालू चालू करेंगे अपन पार्ट नंबर 4 है। और पार्ट नंबर 4 का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व मूवेबल चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ क्या पढ़ना अपन को, यहाँ गतिमान चार्ज के बारे में पढ़ना जो एक समान वेग से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवेबल होगा और वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के संग चुंबकीय क्षेत्र के संग विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, जब कोई भी चार्ज मूवेबल होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के संग में एक समान वेग से जब चार्ज गति करेगा आवेश, तो वो अपने चार्ज से चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। तो इसका मतलब वो एक चुंबक की तरह काम करता है। और जब वो एक चुंबक की तरह काम करता है तो दूसरे चुंबक से वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, या तो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर रिपेल होगा। तो वही चेक करना है हमें कि जब ये चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड से होकर के गुजरता है तो इस पर कितना फोर्स लगता है। तो चुंबकीय फोर्स लगने वाला जो चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो होता है Q इंटू वी साइन ऑफ थीटा। Q क्या है, ये वो चार्ज है जो मूव कर रहा है, v इसकी वेलोसिटी है, इसका वेग है, और कैपिटल V चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये गति करते हुए जा रहा है, तो इस पर लगने वाला फोर्स ये हो गया। अब यदि थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गतिमान आवेश है वो 90 डिग्री के कोण पर परपेंडिकुलर यदि एंट्री कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पर लगने वाला फोर्स इस टाइम मैक्सिमम होगा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1 और मैग्नेटिक फोर्स हो गया QB इंटू V, और ये फोर्स होगा मैक्सिमम। इसके बाद में हम बात करते हैं लॉरेंस फोर्स की। सॉरी, इसमें दो कंडीशन और है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर। इसका मतलब चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंट्री कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है या फिर उसके विपरीत प्रवेश कर रहा है या गति कर रहा है, तो इस स्थिति में लगने वाला चुंबकीय बल 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 या फिर sin 180 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे आ रहा है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, ये सीधे ही निकल जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लॉरेंस फोर्स की। लॉरेंस बल, तो ये साइंटिस्ट था लॉरेंस, इसी के नाम पर इस फोर्स को बताया गया और इसी ने इसकी खोज की थी। इसने क्या बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत क्षेत्र E, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हों और उसमें चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है साथ Q और इसकी वेलोसिटी वो V, तो इस पर चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युत बल भी लगेगा, कूलॉम बल भी लगेगा। चुंबकीय बल तो Fm और इलेक्ट्रिक फोर्स Fa। चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है, ये रहा, अभी हमने पढ़ा है QBV sin थीटा प्लस Fe इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है E इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज Q गति करता है तो इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू E इंटू Q, तो इस पर लगने वाला फोर्स हो गया E इंटू Q। ये लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला है। तो लॉरेंस फोर्स हो जाता है F बराबर Q कॉमन BV sin थीटा प्लस E, इसके अलग A से थीटा 90 डिग्री हो तो ये sin 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये रह जाता है उस टाइम Q BV प्लस E। ये लॉरेंस फोर्स होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। जो ये यहाँ पे चुंबकीय बल का फॉर्मूला हमने बनाया है, इससे हम चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से V की वैल्यू क्या आती है, V इज इक्वल टू Fm अपॉन Q इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है टेस्ला। और यदि जब हम एक टेस्ला की वैल्यू निकालें, V इज इक्वल टू 1 टेस्ला की वैल्यू निकालें, तो उसके लिए हमें लगने वाले चुंबकीय बल का मान 1 न्यूटन करना पड़ेगा साहब, Fm मैग्नेटिक फोर्स का मान, आवेश भी हमें यूनिट लेना पड़ेगा 1 कूलम का, वेलोसिटी भी उसकी 1 मीटर पर सेकंड करनी पड़ेगी, और ये जो एंगल है sin थीटा, इसकी वैल्यू 1 करने के लिए थीटा की वैल्यू हमें करनी पड़ेगी 90 डिग्री। इसका मतलब प्रवेश करने वाला जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एंट्री कर रहा है, परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि B की वैल्यू 1 टेस्ला हो जाएगी, Fm को मान 1 न्यूटन, Q को मान 1, V को मान 1 और sin 90 को मान 1, तो सबकी वैल्यू 1 होते हुए ही B की वैल्यू 1 टेस्ला हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 कूलम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है और इस समय उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 1 न्यूटन हो, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला होता है। दूसरी बात, हम चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल से भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि Q B sin थीटा इनकी वैल्यूज 1 1 1 कर दी जाए
तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाता है इसके चुंबकीय बल के Fm के मैग्नेटिक फोर्स के। इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम, यदि एक कूलम का आवेश यूनिट चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पर, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, B के बराबर होता है। ये इसकी दो डेफिनेशन हो जाती है। यहाँ से हम इस फॉर्मूले को यूज करके F, M, Q और B फोर्स की, चार्ज की और वेलोसिटी की डायमेंशन पुट करके B की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। B के अन्य मात्रक होते हैं गाउस। तो अब इसके बाद बात करेंगे हम किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। हम चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से या फिर डॉट से डिनोट करते हैं। हमने ये चुंबकीय क्षेत्र डिनोट किया है साहब B, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल, और इसमें हमने एक धारावाही चालक को रख दिया था जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई है L। ये हमने एक धारावाही चालक को रख दिया। अब इस धारावाही चालक में भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन नहीं पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमने देखा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लीजिए A है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं उनका वेग है vd, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसके यूनिट वॉल्यूम में एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है n। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल F हो गया, Q की वैल्यू हो गई एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, वेलोसिटी हो गई vd इनटू QBD चुंबकीय क्षेत्र इनटू साइन ऑफ थीटा। और यदि हम इसे लंबवत रख देते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा। अभी हम आगे बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले यहाँ तक बात करते हैं। ये तो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन पर। हमें पूरे चालक पर बल निकालना है, तो पूरे चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना गुना ये बल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर 1 न्यूटन, 2 पर 2, 3 पर 3, 5 पर 5 न्यूटन। ऐसे ही यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन है इस चालक के अंदर, उतना गुना ये बल हो जाएगा। तो टोटल बल हो जाएगा साहब F इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू F। ये F टोटल की वैल्यू है, ये वाला है एक चार्ज पर लगने वाला, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है साहब n इनटू यहां से वहां तक टोटल आयतन हो गया a इनटू l, क्षेत्रफल इनटू लंबाई, ये इसका टोटल वॉल्यूम हो गया, इनटू Fm की वैल्यू है E इनटू Vd इनटू B इनटू साइन ऑफ थीटा। तो ये आएगा इस पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर B साइन थीटा को हमने ऐसे कैसे रखा, L को यहां से निकालकर ऐसे कैसे रखा था, यहां रह गया n इनटू E इनटू Vd इनटू A। और जब हम चैप्टर नंबर 3 में अपवाह वेग पढ़ते हैं तो वहां पर हम अपवाह वेग Vd और विद्युत धारा I में एक संबंध देखते हैं कि I इज इक्वल टू होती है n इनटू E इनटू Vd इनटू A। ये टर्म हम बाद में पढ़ते हैं, और ये वाली टर्म हमें यहाँ पे मिल गई सेम टू सेम। तो लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर इसकी पूरे की वैल्यू हो गई I, और यहाँ रह गया n भी साइन थीटा, और थीटा 90 हो तो लगने वाला बल F बराबर I L V। या फिर यदि हम इसको ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको IVL लिख सकते हैं, और इसको याद रखने के लिए आप IPL इसे याद रख सकते हैं। ये होता है किसी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। इसके बाद में हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति को देखते हैं कि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो वो किस प्रकार गति करेगा। देखिए मान लीजिए कोई आवेश Q है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र में गति करने की इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के या तो समांतर या फिर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत गति करता है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा और इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप देखते हैं अभी देखा था हमने कि जब थीटा की वैल्यू या तो 90 डिग्री हो, सॉरी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो लगने वाला चुंबकीय बल हो जाता है शून्य, टोटल मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाता है। और इस कंडीशन में इस चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मोशन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये वाली कंडीशन की तो हम बात ही नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन होती है कि जब ये परपेंडिकुलर एंट्री करता है तब क्या होता है, 90 डिग्री के कोण पर लंबवत जब गति करता है तो उस टाइम आपने देखा था लगने वाला फोर्स होता है मैक्सिमम, F होता है कितना मैक्सिमम, Q V B साइन ऑफ थीटा।
और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो इसकी वैल्यू 1 होकर के एफ हो जाता है क्यू इंटू वी और ये हो जाता है मैक्सिमम। ये इसका सेकंड केस बनता है। और इस कंडीशन में जो चार्ज की मोशन है, आवेश की गति है, वो कैसी होगी, इस पे फोकस करना है। तो आप देखिए कि सपोज कीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ है ऐसे, और चार्ज इस तरह से आकर के एंट्री करता है और चार्ज की वेलोसिटी, मान लीजिए चार्ज यहां पर है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी थी इधर v। तो इस कंडीशन में चार्ज हो गया साहब लंबवत परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र के। इस कंडीशन में अब इस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल F है उसकी दिशा क्या होगी, तो ये वेक्टर फोर्स है, सदिश बल है। तो इसकी दिशा निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा गौर करना है कि sin थीटा कैसे आता है। तो ये sin थीटा आता है साहब q इनटू वेलोसिटी का वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, इस तरह से आता है। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हुई कि जो F वेक्टर है मैग्नेटिक फोर्स है वो B और B के परपेंडिकुलर लगेगा। हमने 11th क्लास में पढ़ा था सदिशों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं तो उनके परिणामी की डायरेक्शन के लिए, उनके मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल काम में लेते हैं, दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम काम में लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार हम इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा देखते हैं। तो आप देखेंगे वेलोसिटी ये रही और चुंबकीय क्षेत्र ये, हमारी उंगलियां वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घूमनी चाहिए। वेलोसिटी ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो जब हम इसको, इसके फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स के रिजल्टेंट को लेंगे, परिणामी को लेंगे, तो उसकी दिशा कैसे होगी। तो ये लीजिए साहब, ये हो गई चार्ज की गति वेग और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र ये वाला अंगूठा अंदर की ओर। तो इनके परपेंडिकुलर या तो होगा ये नीचे की ओर या फिर होगा ये ऊपर की ओर। अब हमें अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ना है कि हमारी उंगलियां वेग से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाएं। तो वेग ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, तो हमें अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ना होगा। तो हमारा थंब किधर जाएगा साहब, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो ये इसको खींचेगा ऊपर, तो ये आवेश ऐसे ना जाकर के कैसे जाएगा, ऐसे ही ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगेगा। चुंबकीय बल से ऊपर की तरफ खींच रहा है मैग्नेटिक फोर्स, आवेश इधर की तरफ भाग रहा है, तो ये कुछ ऐसे जाने लगेगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन आप देखेंगे, जैसे ही यहां पर पहुंचता है थोड़ा सा आगे, अब इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, मतलब वेलोसिटी जो पहले ऐसे थी वो हो गई ऐसे, अब थोड़ी तिरछी, और चुंबकीय क्षेत्र हो गया ऐसे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगी, लंबवत अक्ष बनेगी, वो ऐसी थोड़ी तिरछी हो जाएगी और वही दक्षिणास्थ नियम लगाएंगे तो अब इधर की तरफ हो जाएगी डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी फोर्स ऐसे लगेगा थोड़ा सा तिरछा, तो फिर इसको ये और ऊपर खींचेगा। तो यहाँ से आप एक चीज देखोगे कि ये केंद्र की तरफ लग रहा है, ये एक तरह से अभिकेंद्रीय बल हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और जब किसी कण पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो वो कण वृत्ताकार गति करता है और आवेश कुछ इस तरह हमारा गोल गोल यहाँ घूमता रहेगा और इस पर हमेशा लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो केंद्र की तरफ होगा। इस तरह से आवेश की जो यहाँ गति होगी वो वृत्तीय गति हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इधर से आवेश आए और दौड़ दो और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आवेश घुसेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज घुसेगा, चुंबकीय क्षेत्र पकड़े आप गोल गोल घुमावे लग पड़ेगा। ठीक है, अब साहब ये एक सर्कल में घूमने लग गया, एक वृत्त में घूमने लग गया, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि इस वृत्त की त्रिज्या r कितनी होने वाली है। तो हम r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू निकालने के लिए लगने वाला अभिकेंद्रीय बल mv²/r किसके बराबर साहब, चुंबकीय बल के Fm। और Fm की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमने देखा था q × v × b। हमें चाहिए रेडियस r, तो रेडियस r को पहुंचा दिया साहब वहां, ये qb भी आ गया इधर नीचे और ऊपर है m × v², b से स्क्वायर कैंसिल, तो रेडियस बराबर होगी m × v / q × v। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुई, रेडियस m और v के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। यदि हम आवेश का द्रव्यमान बढ़ा देते हैं, ज्यादा वजन वाला आवेश आता है भागते हुए इधर से, तो ये अब तुम खुद सोचो, जब कोई भारी सा कण आ रहा है इधर से भागता है हैवी, तो क्या उसको आसानी से जल्दी जल्दी घुमा सके हम यहीं पास पास में, कि वो ज्यादा दूर निकल जाएगा हमसे थोड़ा सा,
तो जैसे ही आवेश भागते हुए आएगा मैग्नेटिक फील्ड उसको पकड़ने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा दूर चला जाता है, तब जाकर के उस पर इफेक्ट, क्योंकि ज्यादा भारी है ना तो जल्दी से नहीं रुकेगा, जल्दी से नहीं रुकेगा, वो दूर गए, अब दूर गए और थोड़ा दूर दूर घूमेगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, तो रेडियस एम के प्रोपोर्शनल होगी। और बहुत जोर से भागता आ रहा हो, जोर से भागता आ रहा हो तो ब्रेक कम लगेंगे तो ज्यादा आगे तक जाएगा, और जोर से और आगे जाएगा तो रेडियस बढ़ती जाएगी। यदि हम चार्ज की बात करें Q, तो Q की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा आवेश लहर में चलाएगा मैग्नेटिक फील्ड उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो वायर ने टूट नहीं जानते वो नजीक पकड़ के नहीं वहीं घुमा भी लग पड़ेगा, तो रेडियस कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल हो या घुमाने वाला क्षेत्र पावरफुल हुआ तो वो भी उसे दूर नहीं जाने देगा, तो वो तब भी रेडियस कम होगी, तो B को मान बढ़ते ही फिर रेडियस घट जाएगी। तो इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये रेडियस की बात हुई। अब इस रेडियस के बाद में हमारे पास में एक दो जो टर्म है वो और है, एक तो है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, T बराबर टाइम, टाइम इज इक्वल टू, तो टाइम का नॉर्मल सा फॉर्मूला हमारे पास में टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कुल तय की गई दूरी बटे वेग। तो इसको एक चक्कर पूरा करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी साहब, यहाँ से चलेंगे और वापस घूम के यहीं आएंगे, तो इसकी सरकमफेरेंस, इसकी परिधि के बराबर ये दूरी तय करना है। तो परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2πr बटे वेलोसिटी कितनी थी इसकी, वैल्यू पुट कर दो, t इज इक्वल टू 2πz, रेडियस की वैल्यू हमारे पास में है m into b अपॉन q into b, और ये वाली वेलोसिटी है तो b से भी कैंसिल, t इज इक्वल टू हो गया 2πm अपॉन qb, ये हो गया इसका आवर्तकाल। आवृत्ति की बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो ये होती है 1 अपॉन कैपिटल T, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू t का उल्टा qb अपॉन 2πm, इस तरह से हम इसकी आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं इसकी कोणीय आवृत्ति की, ओमेगा की, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 2π बटे t, ओमेगा बराबर 2πz, कैपिटल T आवर्तकाल की वैल्यू ये रही हमारे पास में 2πm अपॉन qb, ऊपर पहुंच गया, 2π से 2π कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू q into b अपॉन m, ये इसकी आवृत्ति हो गई कोणीय आवृत्ति। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब आवेश परपेंडिकुलर गति करता है 90 डिग्री के कोण पर। अभी तीसरी केस और है, चार्ज के मोशन की थर्ड केस और है गई साहब, और वो है कि जब चार्ज किसी एंगल थीटा पर एंट्री करता है तो क्या होगा। तो ये चार्ज आया था, ये मैग्नेटिक फील्ड था B इधर की तरफ, और चार्ज ऐसे आ रहा है वेलोसिटी v के साथ में किसी थीटा एंगल पर। अब आप ध्यान देना थोड़ा सा कि आप जो चुंबकीय क्षेत्र हमने दिया है वो ऐसे है इस बार, और चार्ज ऐसे किसी एंगल पर इसमें एंट्री करता है। ठीक है सर, तो इस चार्ज के दो घटक हो जाएंगे वेलोसिटी के, एक तो होगा इसका परपेंडिकुलर और एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक तो लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक थीटा से चिपका हुआ है, तो ये तो हो गया साहब कौन सा, थीटा से चिपका हुआ घटक होता है कॉस वाला, बेस वाला, ये वेलोसिटी का कॉस वाला कंपोनेंट हो गया, ये वेलोसिटी का साइन वाला कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर देखिए कि जो साइन वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के कोण पे, और जब कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एंट्री कर रहा है आवेशित कण, तो वो वृत्तीय गति करेगा। तो साहब ये तो इसको गोल गोल घुमाएगा ऐसे, लेकिन सन के सन एक फैक्टर ई और काम कर रहा है b cos थीटा, और ई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, और अब हाल ही हम पढ़ रहे हैं कि जब थीटा 0 हो या 180 हो तो sin 0 या sin 180 की वैल्यू 0 है ना, लगने वाला चुंबकीय बल 0 हो जाता है। तो यार घटक पे कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, तो ई घटक या आगे से खींच ले जाएगा, चलो ये आगे चलो, और ई घटक का क्या होगा, तू भैया घूम 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 वृत्ताकार पथ में घूम, और ई आगे खींच आगे ले जाओ चार्ज, तो चार्ज की बेचारे की हालत क्या होगी, अब बात दोनों काम करना, गोल भी घूमना है और आगे भी बढ़ना। तो कैसी कंडीशन बनेगी, गोल घूमो आगे बढ़ो, गोल घूमो आगे बढ़ो, स्प्रिंग सी बनती चली जाएगी, एक कुंडली सी बनती चली जाएगी, कॉइल सी बनती चली जाएगी, और इसको कहते हैं हेलिकल मोशन या हेलिकल पथ। और आवेश कुछ ऐसे जाएगा सर, कॉइल बनाता हुआ। तो इसमें जब ये आवेश वृत्त बना रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या, इसका आवर्तकाल, इसकी आवृत्ति,
सेम टू सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही निकालते हैं। तो अभी हम रेडियस देख रहे पिछले वाले में, रेडियस इज इक्वल टू कितनी आ रही, तो रेडियस आ रही m इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि वृत्तीय गति परपेंडिकुलर वेलोसिटी कराई है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का है b sin थीटा, तो b की जगह b sin थीटा हो जाएगा पूरा, ई रेडियस है। ऐसे ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा आवर्तकाल का, ऐसे ही आवृत्ति को हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला का t इज इक्वल टू अपन देख रहे 2 पाई r अपॉन v, और t इज इक्वल टू 2 पाई ऐसे के ऐसे ही, b कौन सी है, ये b वही है परपेंडिकुलर वाली b sin थीटा वाली, तो b sin थीटा से ये वाला b sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया 2 पाई m अपॉन नीचे रह गया q b। तो टाइम पीरियड पर वेलोसिटी का वैसे ही कोई फर्क नहीं है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रह गया, फ्रीक्वेंसी का इसका उल्टा q b अपॉन 2 पाई m, ऐसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 2 पाई अपॉन t, वहां से आपका ये हो जाएगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक जो छोटा सा फॉर्मूला बनता है वो बनता है लेंथ ऑफ पिच, पिच की लंबाई। ये पिच का बवाल है भैया, ये पिच होती है जब ये चूड़ी बनती जा रही है, ये स्प्रिंग बनते जा रही है, ये छल्ला बनते जा रहे हैं, तो दो कंटिन्यूअस जो सर्कल बन रहे हैं इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये होती है लेंथ ऑफ पिच। तो इस सिचुएशन में जो हमारा चार्ज है वो एक चक्कर पूरा करके दोबारा से उसी पोजीशन पर जितनी देर में पहुंच रहा है, जितनी दूरी तय कर रहा है, ये दूरी है पिच की लंबाई, ये वाली डिस्टेंस पिच की लेंथ होगी। और इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस का ये कि फॉर्मूला है साहब, एक चक्कर में लगा समय इनटू उसकी वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी कौन सी अपनी बार की, v cos थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये भी अपने पास में 2 पाई m अपॉन qb इनटू v cos ऑफ थीटा, ये पिच की लेंथ हो गई। और इस तरह से हमारी आवेशित कण की गति का टॉपिक खत्म होता है। देखो अब जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी सेलेक्टर, वेग वर्णनकर्ता, मतलब वेलोसिटी सेलेक्ट करनी है। कैसे करनी है सेलेक्ट, हमें वो वेलोसिटी सेलेक्ट करनी है जिसमें लॉरेंज फोर्स के, लॉरेंज बल के दो फैक्टर है, एक तो है मैग्नेटिक फोर्स को और एक है इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो ये दोनों फैक्टर, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों के दोनों फैक्टर सेम हो जाने चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए, जिससे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़े, जैसे आ रहा हो वैसे वैसे ही चल जाए। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QBV और FE का फॉर्मूला Q इंटू E, Q से Q कैंसिल और वेलोसिटी की वैल्यू आती है E अपॉन V के बराबर। तो E अपॉन V के रेशियो में यदि हम वेलोसिटी को सिलेक्ट करके चलते हैं तो इस स्थिति में गतिमान आवेश पर, मूवेबल चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है वेग वर्णनकर्ता, वेलोसिटी सेलेक्टर। और इसके अनुसार जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यहाँ पे हमने Fm का फॉर्मूला पूरा पढ़ा QBV sin थीटा, और हम यहाँ थीटा ऑलरेडी 90 डिग्री में एंगल चल रही है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री के कोण पे हों, लंबवत हों, तो इनको कहते हैं हम क्रॉस क्षेत्र, क्रॉस फील्ड। और इस कंडीशन में वेलोसिटी पर, चार्ज की पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें अब ये प्रिंसिपल काम में लेना, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2015 और 2019 में पूछ लिया गया है, और अब 2024 में आने के पूरे 2023 में उसके आने के पूरे चांस हैं, जो 4-4 साल को गैप चल रहा है, 15 और 4 19 और 19 और 4, तो ध्यान से पढ़ना बेटा भाई। और ये टॉपिक अपने पास में साइक्लोट्रॉन, देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इंट्रोडक्शन करा दी। ये वो युक्ति है, ये वो डिवाइस है जो चार्ज को हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करके फेंकती है। कोई आवेश है, वेग कम है वाला शुरू में, धीरे धीरे ये उसके वेग को फुल बढ़ा करके, खूब ज्यादा वेग करके उसका, और फिर उसे बाहर निकालती है। ये वो साइक्लोट्रॉन है साहब।
लेकिन इसके लिए जो आवेश होगा वो ज्यादा ही छोटा होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ये केवल और केवल सूक्ष्म चार्जेस को ही, माइक्रो चार्जेस को ही एक्सेलरेटेड कर पाती है। ठीक है बेटा। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें मेटल के दो डी बने होते हैं, डी शेप के। ये मेटल के दो क्या बने होते हैं इसमें, डी। एक ऐसे रखा होता है और दूसरा कुछ ऐसे। और ये यहां बीच में से होते हैं होल, खोखले होते हैं। इनके ऊपर हम दो मैग्नेटिक पोल रखते हैं, इधर ऊपर रख दिया है और नीचे रख दिया है इसको। इनकी वजह से क्या फायदा होगा, दोनों डी रखे हमारे ऐसे एक दूसरे के आमने सामने, एक मैग्नेटिक पोल यहाँ, एक मैग्नेटिक पोल यहाँ, तो डी के जो प्लेन बन रही है, तल बन रहे हैं, सतह बन रही है, इनके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और चाहिए, विद्युत क्षेत्र और चाहिए, क्रॉस फील्ड बनाने। तो विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हम इन दोनों डीज को किसी एसी सोर्स के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये एसी सोर्स इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये जो डी होती है इसको दे देते हैं हम नाम D1 और इसको नाम दे दिया हमने D2। किसी एक डी में हम यहां पर आवेशित चार्ज को, सॉरी हाई एक्सीलरेटेड चार्ज को उच्च ऊर्जा के साथ प्रेरित आवेश को बाहर निकालने के लिए यहां एक विंडो बना देते हैं। इसके मिड पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर हम चार्ज का सोर्स रख देते हैं। अब साहब आवेश यहां से निकलेगा, आवेश निकला, निकल करके वो घुस गया D1 में। अब जैसे ही आवेश D1 के अंदर घुसा तो हम जो ये एसी सोर्स हमने लिया है, इसकी पोलैरिटी को, इसकी ध्रुवता को ऐसे सेट करते हैं कि जैसे ही वो आवेश इसके अंदर घुसे, इस पर वहां पर ये विद्युत क्षेत्र अप्लाई हो और उसकी वजह से इस पर विद्युत बल लगे और उस विद्युत बल की वजह से वो तेजी के साथ में यहां भागे। और ये जब यहां पर तेजी के साथ में भागेगा तो इसकी एक खास बात होगी कि डी रखे हमारे ऐसे ऐसे रखे दोनों, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे परपेंडिकुलर। अब आप ये साहब ऐसे भागेगा या फिर ऐसे भागेगा या फिर ऐसे, डी के अंदर तो यही 4-5 कंडीशन है, वो इसी प्लेन में भागने वाला है और चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत और वेलोसिटी होगी ये वाली इसी प्लेन में। तो साहब चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों होगी एक दूसरे के लंबवत। और अब हाल ही अपन देख रहे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग लंबवत हो जाएं तो आवेश गोल गोल घूमने लग जाए, वृत्तीय पथ में गति करने लग जाता है। तो जैसे ही इस चुंबकीय क्षेत्र में ये आवेश गति करना चाहेगा तो इसको वृत्ताकार पथ में गति करनी पड़ेगी। तो ये साहब ऐसे वृत्ताकार पथ में गति करेगा। लेकिन जैसे ही वो इस डी से बाहर आकर के इस डी में प्रवेश करेगा, दूसरे वाले डी में, तो हमारी जो एसी है इसकी फ्रीक्वेंसी आधे सर्कल में पॉजिटिव, आधे सर्कल में नेगेटिव, आधे सर्कल में पॉजिटिव। तो सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और ये यहां घुसता अंदर D1 में, और यहां पर जो हमने एसी लगाई है इसकी पहली ध्रुवता पॉजिटिव ही होगी, तो D1 पॉजिटिव चार्ज पे आ जाता, पूरे पॉजिटिव पोटेंशियल पे, पॉजिटिव विभव पे आ गया और आवेश धनात्मक घुसो यहां में। तो धनात्मक आवेश इस धनात्मक विभव के कारण प्रतिकर्षित होकर के भागेगा, रिपेल होकर के। अब साहब यानी आवेश ने अपना आधा चक्कर पूरा करो और दूसरे डी में घुसो, उसी टाइम एसी को भी डी आधा चक्कर पूरा हो जाना चाहिए। मतलब इस चार्ज की फ्रीक्वेंसी और इस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, तब तो हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे ही आवेश यहां या तो आधा चक्कर धनात्मक, आवेश जैसे ही यहां आयो तो ये आधो जो ऊपर वाले का था वो अब ऋणात्मक हो जाएगा और नीचे वाले का चक्कर धनात्मक हो जाएगा। अब आवेश यहां में पॉजिटिव चार्ज है और ईडी भी पॉजिटिव चार्ज पे आ गया, तो फिर रिपेल हुए वही, फिर जोर से भागेगा, फिर बेचारा यहां घुसेगा अंदर जब तक ई पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह आवेश को चैन नहीं मिलेगा। या में लात पड़ती रहेंगी, धक्का मिलते रहेंगे आपको और भक्त हो ही जाएगा, भक्त हो ही जाएगा, भक्त हो ही जाएगा, और फाइनली इतने जोर से एक्सीलरेटेड हो जाएगा कि इस विंडो से बाहर। इस तरह से ये आवेश
घूमता 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 उच्च ऊर्जा के साथ में त्वरित होकर के इस साइक्लोट्रॉन से बाहर आ जाता है और इस तरह से हमें हाई एक्सीलरेटेड चार्ज मिलता है। अब इसकी एनर्जी कितनी होती है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसकी एनर्जी होगी साहब E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी कितनी होगी, तो अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला देखो कि जब कोई आगे इस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो बाकी त्रिज्या होगी एम वी बटे क्यू इंटू वी। तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू क्यू वी आर अपॉन एम, और पोटेंशियल के लिए हम मान रखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी की जगह क्यू वी आर बाई एम और इसका होल स्क्वायर। एम से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ ऊपर बचा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर और नीचे रह जाता है। ये साइक्लोट्रॉन से निकलने वाले आवेश की गतिज ऊर्जा होती है। इस तरह से ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं हम आवेशों को ऊर्जा से त्वरित करने में। सिद्धांत क्या है इसका, ये क्रोसिग फील्ड पर काम करता है, क्रोसिग फील्ड के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब बचता है हमारे पास में इसके बाद में जो अगला टॉपिक है और आधा चैप्टर रह गया हमारा चौथा, और आधा चैप्टर हम अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। उस तरह से चौथा चैप्टर टोटल 2 लेक्चर में हम आपको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा।